जब भी मैं सम्राट की सेवा करती थी वो बेहद शक्तिशाली और जोश से भरे रहते थे। उनकी हर नई अदा, हर नई चाहत, हर रात को मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो नपुंसक नहीं थे, फिर भी उनकी अनगिनत रानियों और रखैलों में से एक भी उन्हें संतान नहीं दे सकी। धीरे धीरे वो मुझसे ऊब गए। मेरी सुंदरता और मेरे आकर्षण भी उन्हें रोक न सके। आखिरकार उन्होंने मुझे ठंडे महल कोल्ड पैलेस में निर्वासित कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन शाही वैद्य ने मेरी नब्ज देखकर बताया कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मैंने सोचा जब बच्चे जन्म लेंगे तब मैं सम्राट को ये खुशखबरी देकर चौंका दूंगी। लेकिन प्रसव वाले दिन सबकी आंखों के सामने मेरे जुड़वा बच्चों की जगह काले सांपों का एक घोंसला पैदा हुआ। दाई डर के मारे बेहोश हो गए। पूरा ठंडा महल अफरा तफरी में डूब गया। सम्राट ने मुझ पर काला जादू करने का आरोप लगाया, मुझे मृत्यु दंड सुना दिया और मेरे पूरे परिवार को भी मौत के घाट उतरवा दिया। मैं अपार घृणा और अधूरे सवालों के साथ मर गई। आखिर मैंने इंसानी बच्चों की जगह काले सांपों को जन्म क्यों दिया? जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से ठंडे महल में अपने दूसरे दिन पर लौट आई थी। उसी समय शाही वैद्य ने मेरी नब्ज टटोली और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो महारानी, आप शाही उत्तराधिकारी की मां बनने वाली हैं। मैंने कांपते हाथों से उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और घबराई हुई आवाज में कहा, एक बार फिर ध्यान से जांचिए, मेरे गर्भ में इंसान है या सांप? मेरी बात सुनते ही वैद्य घबराकर घुटनों के बल बैठ गया। महारानी, आपकी नब्ज मोती की तरह शांत और स्थिर है। लेकिन मुझे अब भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे फिर से जांच करने की जिद की। कई बार नब्ज देखने के बाद उन्होंने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोले, महारानी, आप ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हैं? आपकी नब्ज पूरी तरह मजबूत और सामान्य है। गर्भस्थ शिशु बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें जरा भी असामान्यता नहीं है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है इस गर्भ में कुछ भी असामान्य नहीं? वैद्य ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं दशकों से शाही वैद्य हूँ, इतनी साधारण जांच में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती। उनके आत्मविश्वास को देखकर मैं और भी उलझन में पड़ गई। क्या सचमुच मेरे गर्भ में एक सामान्य बच्चा ही है? अगर ऐसा है तो पिछले जन्म में मेरे प्रसव के समय काले सांपों का वो घोंसला आखिर आया कहां से? ये सब इतना रहस्यमय था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। शाही वैद्य के जाने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपनी विश्वसनीय दासी को अपने बचपन के मित्र वैद्यवेन को बुलाने भेजा। वैद्यवेन मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बड़ी सावधानी से मेरी नब्ज जांची। उनके चेहरे पर कई तरह के भाव उभरते और मिटते रहे। फिर वो सम्मान से घुटनों के बल बैठ गए और बोले, महारानी, आप केवल गर्भवती ही नहीं है, बल्कि बहुत संभव है कि आपके गर्भ में 2 शिशु हों। जहाँ तक ये जुड़वा है या नहीं, इसका निश्चित पता गर्भ थोड़ा और बढ़ने पर ही चल पाएगा। मैं स्तब्ध रह गई। पिछले जन्म में शाही वैद्य ने भी मुझसे बिल्कुल यही बात कही थी। जब मैं 6 महीने की गर्भवती थी तब शाही वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके गर्भ में एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे हैं। लेकिन अब मुझे जुड़वा बच्चों की खुशी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे सामान्य इंसान हो। बस यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। वैद्यवेन जाने के लिए उठे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वैद्य जी, जब मेरे बच्चे पैदा होंगे क्या ऐसा हो सकता है कि वे इंसान की जगह सांप या कीड़े मकोड़े बनकर जन्म लें? क्या आप यकीन दिला सकते हैं कि वे बिल्कुल सामान्य होंगे? मेरी बात सुनकर वैद्यवेन हैरान रह गए। महारानी, आप ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही हैं? आपकी नब्ज बिल्कुल सामान्य है, बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, चिंता की कोई बात नहीं। फिर उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जर्जर शीत महल कोल्ड पैलेस किसी गर्भवती रानी के रहने की जगह नहीं था। उन्होंने कहा, अब सबसे जरूरी बात यह है कि सम्राट को ये शुभ समाचार बताया जाए। आपके बच्चों का पालन पोषण यहाँ नहीं हो सकता। आपको वापस ब्लू मून पैलेस लौट जाना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं यहाँ क्यों कैद थी। कुछ दिन पहले मेरी रानी शू सॉन्ग यूनिंग से बहस हो गई थी। वो सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन उसने झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसे धक्का दिया था। मैंने झूठी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इसीलिए सम्राट ने मुझे इस शीत महल में भेज दिया। उन्होंने कहा था, कुछ दिन यहाँ रहो, शायद तुम्हारा घमंड टूट जाए। मैं कभी उनकी सबसे प्रिय रानी हुआ करती थी। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी मैं उनके सामने झुकना नहीं चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी गर्भावस्था सबसे छिपा कर रखी। मैं चाहती थी कि सही समय आने पर उन्हें ये खबर देकर चौंका दूं। लेकिन मेरे पिछले जन्म में यही फैसला मेरी सबसे बड़ी भूल बन गया। बच्चों के जन्म के बाद मैं बेहोश होकर सो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सम्राट गुस्से से लाल होकर सैनिकों के साथ शीत महल में घुस आए थे। उन्होंने मेरे नवजात बच्चों की जगह काले सांपों का एक भयानक झुंड देखा। उसी पल उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मौत की सजा सुना दी। जब मुझे जहर का प्याला दिया गया तब भी मेरे दिल में उम्मीद बाकी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, महाराज, मेरे जीवन में आपके अलावा कोई दूसरा पुरुष कभी नहीं आया। मैंने कभी विश्वासघात नहीं किया। ये बच्चे सिर्फ आपके ही हैं। लेकिन अगले ही पल मेरे मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने कहा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्वयं एक सांप हो? सम्राट का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं स्वर्ग का सच्चा ड्रैगन पुत्र हूँ। मेरी तुलना किसी सांप से करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर उन्होंने आदेश दिया, कोई है, इसे सफेद रेशमी फंदा दे दो, इसकी मृत्यु निश्चित है। अचानक मेरी चेतना वर्तमान में लौट आई। मैंने अपने हल्के से उभरे हुए पेट पर हाथ रखा। अंदर से बच्चों की हलचल साफ महसूस हो रही थी। सब कुछ इतना वास्तविक था, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अगर मेरे बच्चे अभी पूरी तरह सामान्य है तो जन्म लेते ही वे काले सांपों में कैसे बदल गए थे? आखिर इसके पीछे कौन सा भयानक रहस्य छिपा था? तभी मेरी दासी दौड़ती हुई कमरे में आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। महारानी, सम्राट आपसे मिलने स्वयं शीत महल आए हैं। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई, फिर अचानक खड़ी हो गई। पिछले जन्म में भी निर्वासन के दूसरे ही दिन सम्राट मुझसे मिलने आए थे। तब मुझे लगा था कि शायद उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए सिर्फ एक प्यारा खिलौना थी जिसके बिना उनका मन नहीं लग रहा था। लेकिन जब मेरे पूरे परिवार का निर्मम संहार हुआ तब जाकर मुझे समझ आया कि उस दिन उनका यहाँ आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। हमारी जिंदगी और हमारे पूरे परिवार की इज्जत सम्राट की एक ही बात पर टिकी हुई थी। चाहे निजी पलों में फू यांगिया खुद को मेरा पति कहता और हमेशा मुझसे प्यार करने की कसम खाता, लेकिन अगर उसने एक बार भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। मैंने गहरी सांस ली। होंगशू, मुझे तैयार करो, हमें सम्राट का स्वागत करना है। जैसे ही मैं बाहर निकली, फू यांगिया सचमुच आंगन में खड़ा था। दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जिन्युए, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो कि मैंने बिना किसी निष्पक्ष जांच के तुम्हें ठंडे महल में भेज दिया था? मैंने सम्मान के साथ सिर झुका दिया। महाराज, मैं भला आपको दोष देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? फू यांगिया कुछ देर तक मेरी आंखों में देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसने मेरी कमर में बांह डालते हुए कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दूंगा तो बाकी रानियां तुमसे और भी जलेंगी। तुम सबकी नजर में निशाना बन जाओगी। जब से तुम यहाँ आई हो मुझे कभी चैन नहीं मिला। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी बात गलत भी नहीं थी। महल में आए मुझे 5 साल हो चुके थे।
मैं अब अंदरूनी महल की सबसे अनुभवी रानियों में से एक थी। महारानी का पद खाली था, इसलिए पूरे हरम में सबसे ज्यादा कृपा मुझ पर थी। इसी वजह से मेरे खिलाफ अनगिनत साजिशें रची गईं। कभी अचानक जहर मिल जाता, कभी मेरी दवाइयों में विष मिला दिया जाता, तो कभी मेरे तकिए में कस्तूरी छिपाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती। अपने पिछले जन्म में मैं सम्राट के प्यार के भरोसे निश्चिंत हो गई थी। मुझे लगता था कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बार मैं किसी को भी अपने खिलाफ मौका नहीं दूंगी। महाराज, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं अचानक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। फू यांग्या घबरा गया और तुरंत मुझे उठाकर खड़ा कर दिया। जिन्युए, जो कहना है सीधे कहो। इतनी औपचारिकता क्यों? क्या मैंने पहले नहीं कहा था जब हम दोनों अकेले हो तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है? इस बार मैंने पिछली जिंदगी जैसी गलती नहीं दोहराई। मैंने बिना देर किए उन्हें सच बता दिया। महाराज, मैं गर्भवती हूँ। पिछले जन्म में मैंने ये बात आखिरी समय तक उनसे छिपा कर रखी थी, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने यही समझा कि मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने दूसरों की झूठी बातों पर यकीन कर लिया था कि मैंने काला जादू किया, जिसकी वजह से मेरे बच्चे सांप बन गए। इस बार मुझे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। महाराज, मुझे डर था कि कहीं पहली जांच गलत न हो, इसलिए मैंने कई वैद्यों और चिकित्सकों से दोबारा जांच करवाई। सबका एक ही कहना है, मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूँ। सच? फू यांग्या की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हाँ, वो खुशी से झूम उठा। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया, कई बार घुमाया और फिर मेरे हाथ के पीछे प्यार से एक चुंबन रख दिया। चूंकि कंसोर्ट यू गर्भवती है, इन्हें तुरंत वापस मून पैलेस ले जाया जाए। जिस दिन मैं मून पैलेस वापस लौटी, कंसोर्ट शू सॉन्ग यूनिंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। स्वागत है बहन यू। ठंडे महल में आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ा होगा। मैं तो लगातार महाराज से यही कहती रही कि आपको वापस बुला लेना ही सबसे सही फैसला होगा। मैं मन ही मन तिरस्कार से मुस्कुरा उठी। मुझे धक्का देने का झूठा इल्जाम भी तुमने ही लगाया था। तुम तो चाहती थी कि मैं उसी ठंडी कोठरी में मर जाऊं। अब इतनी दयालु बनने का नाटक क्यों? लेकिन 2 जिंदगियां जीने के बाद मैं सीख चुकी थी कि इस महल में खेल कैसे खेला जाता है। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहन आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी ही कृपा से मुझे कोल्ड पैलेस में पूरे 3 दिन बिताने का सौभाग्य मिला। मेरी बात सुनते ही सॉन्ग यूनिंग के चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी झलक गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर बात बदल दी। उसने अपनी दासी को इशारा किया और कहा कि मेरे लिए उसके हाथों से बने हुए मिठाई और पकवान लेकर आए। मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिली। मुस्कुराते हुए बोली, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद बहन, लेकिन अब मैं गर्भवती हूँ। सम्राट ने स्वयं आदेश दिया है कि शाही वैद्य हर दिन मेरी नब्ज जांचेंगे। उन्होंने ये भी सख्त हुक्म दिया है कि मैं किसी और के दिए हुए खाने को बिना जांच के नहीं खाऊंगी। मेरी बात सुनकर सॉन्ग यूनिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो बोली, कंसोर्ट यूं, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे गर्भ में पल रहे शाही उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाऊंगी? मैं धीरे धीरे उठी और होंठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, महल में किसी पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर पूरे हरम में मैं पहली स्त्री हूँ जो गर्भवती हुई है। हर किसी की नजर मुझ पर है, इसलिए मैं जरा भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। मेरी बात सुनकर नोबल कंसोर्ट शू का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा, जबकि मेरे चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। मैंने आगे कहा, महल में आए तुम्हें लगभग 3 साल हो चुके हैं। क्यों ना अब अपनी तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। सम्राट को उत्तराधिकारी देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सॉन्ग यूनिंग बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन जैसे ही वो लॉन्ग यूए पैलेस से बाहर निकली, उसने गुस्से में जमीन पर जोर से पैर पटका। हुआ जिनवई, तुम खुद को बहुत चालाक समझती हो। कोल्ड पैलेस में मुश्किल से 2 दिन रही और लौटते ही गर्भवती हो गई। अब मेरे सामने अपनी हैसियत दिखा रही हो। मैं देखती हूँ कि तुम इस बच्चे को जन्म तक पहुंचा भी पाती हो या नहीं। उसकी कही हुई हर बात मेरे कानों तक पहुंच चुकी थी। मैंने तुरंत अपने शाही पहरेदार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कंसोर्ट शू पर कड़ी नजर रखो। पता लगाओ कि हाल के दिनों में वो किन लोगों से मिल रही है। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत की खबर मुझे तुरंत दी जाए। पहरेदार ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत वहां से चला गया। ये पहरेदार मैंने खुद सम्राट से मांगे थे। बाहर से कारण यही बताया था कि वे शाही उत्तराधिकारी की सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ कुछ पहरेदार मेरी रक्षा के लिए काफी नहीं होंगे। मुझे डर था कि मेरे आसपास के लोगों को कभी भी रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है, इसलिए मैंने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों को छोड़कर बाकी सभी महल की दासियों को दूसरे कामों में भेज दिया। फिर मैंने अपनी माँ को महल बुलाने का बहाना बनाया और उनसे कहा कि वे अपने साथ कुछ विश्वसनीय दासियां भेजे। मेरी माँ ने मेरी मंशा तुरंत समझ ली। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हें शक है कि कोई छिपकर तुम्हारे साथ साजिश करेगा, तुम्हारे शाही बच्चे को बदलने की कोशिश करेगा? मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, क्योंकि यही सब मेरी पिछली जिंदगी में भी हुआ था। हरम में सबसे पहले गर्भवती होने की वजह से मैं सबकी नजरों का निशाना बन चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि कितनी आंखें हर पल मुझ पर टिकी हुई थी। महल में तो ऐसी कहानियां भी मशहूर थीं कि राजकुमार तक को बदल दिया जाता है। किसी के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। कौन कब क्या साजिश रच दे कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने अपनी माँ को न तो अपने पिछले जन्म के बारे में बताया और न ही उस भयानक घटना के बारे में जब मैंने काले सांपों के पूरे झुंड को जन्म दिया था। अगर माँ को ये सच पता चल जाता तो वो डर के मारे टूट जाती। 2 महीने और बीत गए। मेरा पेट सामान्य गर्भवती स्त्रियों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। जांच पूरी करने के बाद वैद्य वेन मुस्कुराए और बोले, आप सचमुच जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये सुनते ही मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर जैसे हट गया। सब कुछ बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही था। मेरे बच्चों में कोई कमी नहीं थी। इसका मतलब साफ था कि उस जन्म में काले सांपों को जन्म देना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये सच्चाई समझते ही मैंने प्रसव से पहले अपनी सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। हर छोटी बड़ी चीज की खुद निगरानी करने लगी। लॉन्ग यूए महल का प्रसव कक्ष पूरी तरह तैयार कर दिया गया था। दरवाजों और खिड़कियों तक को कसकर बंद करवा दिया गया। मैंने यकीन कर लिया कि वहां से एक चींटी भी बाहर या अंदर न जा सके। इतना ही नहीं, पिछले जन्म में जो दाइयां मेरी डिलीवरी के लिए रखी गई थी उन्हें भी मैंने बदल दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि वो घर से भरोसेमंद दाइयां लेकर आए जो लॉन्ग यूए महल में रहकर मेरे प्रसव तक मेरी देखभाल करे। जब मेरी गर्भावस्था 8वें महीने में पहुंची तब हरम में मुझ पर हमलों की कोशिशें और तेज हो गई। एक दिन एक दासी मेरे लिए टॉनिक लेकर आई, लेकिन किसी ने उसे गर्भपात कराने वाली दवा से बदल दिया था। वो दवा कई वैद्यों की जांच से बचकर मेरे हाथों तक पहुंच गई थी। अगर उसकी गंध मुझे अजीब न लगती तो शायद मैं उसी समय उसका शिकार बन जाती। यहाँ तक कि मेरे शौच पात्र में भी बेहोशी की दवा मिला दी गई थी। उसकी तेज गंध से एक दासी लगभग बेहोश हो गई। सौभाग्य से वैद्य वेन ने मुझे पहले ही एक विषनाशक ताबीज दिया था जिसकी वजह से मैं उस जाल से बच गई। इन सभी घटनाओं को मैं थोड़ा भावुक बनाकर सम्राट फू यांग्या के सामने रोते हुए सुनाने लगी। महाराज, मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। अगर हमारी किस्मत अच्छी न होती तो अब तक न जाने कितनी बार हमारी जान जा चुकी होती। मेरी बातें सुनकर फू यांग्या क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत शाही सैनिकों को पूरे हरम की तलाशी लेने का आदेश दिया और लॉन्ग यूए महल के मुख्य द्वार पर सैनिकों की पूरी टुकड़ी तैनात कर दी। कुछ ही दिनों में कई संदिग्ध उपपत्नियां पकड़ी गईं। उन्हें उम्र भर के लिए शीत महल में कैद कर दिया गया। आखिरकार प्रसव से एक दिन पहले लॉन्ग यूए महल में पूरी शांति लौट आई।
मुझे लगा कि इस बार सब कुछ सुरक्षित और शांतिपूर्वक होगा। प्रसव शुरू होने से पहले भी मैंने वैद्य से कहा, ध्यान रहे, शाही सैनिक दरवाजे से एक पल के लिए भी न हटे। अगर अंदर कुछ भी असामान्य लगे तो बिना देर किए तुरंत भीतर आ जाना। मेरी निजी दासी होंगशू ने भी मेरा हाथ पकड़कर कहा, महारानी आप बस प्रसव पर ध्यान दीजिए, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मेरे मन का डर कुछ कम हो गया। मुझे बस इतना याद है कि मैं पूरी ताकत से जोर लगा रही थी। आखिरकार मेरे बच्चों का जन्म हो गया, लेकिन आधी बेहोशी की हालत में अचानक मेरे कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी। हो गया, सब हो गया, इस बार कोई परेशानी नहीं होगी। मैं थकी हुई हालत में गहरी नींद में चली गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी दासी, होंगशू और बाकी सभी लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बस दबे दबे सिसकियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। केवल दाई जमीन पर बेहोश पड़ी थी, वो कांपती हुई बड़बड़ा रही थी, सांप सांप। महारानी आपने काले सांपों के एक पूरे झुंड को जन्म दिया है। मेरी आंखें फैल गईं और कानों में तेज गूंज होने लगी। मैंने अविश्वास से बगल की ओर देखा, जहां एक राजकुमार और एक राजकुमारी के लिए 2 कपड़े तैयार रखे गए थे, वहां उनकी जगह काले सांपों का एक झुंड तड़प रहा था। ये दृश्य देखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग बेहोश हो गई। मैंने होंगशू की कलाई कसकर पकड़ ली। मेरी सांसें तेज चल रही थी और मैं घबराहट से कांप रही थी। ये क्या हुआ? कहाँ गलती हो गई? मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैं काले सांपों के झुंड में कैसे बदल गए? मैं पागल होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। होंगशू भी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मालकिन, मैं सच कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं पूरे समय प्रसव कक्ष में आपके पास ही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दाई ने आपके बच्चों को उठाया, लेकिन अगले ही पल वहां सिर्फ ठंडी रेंगती हुई काली परछाइयां थी। मेरे शरीर से जैसे सारी ताकत निकल गई। मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर से बेहोश होने लगी। कैसे? ये कैसे हो सकता है? आखिर गलती कहाँ हुई? मैंने तो हर तरह की सावधानी बरती थी। आखिर हो क्या रहा है? मैंने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। नहीं, ये असंभव है। मैंने साफ साफ 2 बच्चों को जन्म दिया था। मैंने उनकी रोने की आवाज भी सुनी थी। जरूर किसी ने मेरे बच्चों को बदल दिया है। अपनी कमजोरी की परवाह किए बिना मैं बिस्तर से उतरने लगी। मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को ढूंढना चाहती थी। मैंने महल के दरवाजे और खिड़कियां इतनी अच्छी तरह बंद करवाई थी कि एक चींटी भी बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर मेरे बच्चे कहाँ गए? 2 नवजात बच्चे हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? मालकिन, कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा मत कीजिए। होंगशू रोते हुए बार-बार सिर झुकाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। सम्राट को इस घटना की खबर मिल चुकी है। वे बहुत क्रोधित हैं और किसी भी क्षण यहाँ पहुंचने वाले हैं। मेरा सिर जोरों से धड़कने लगा। पिछले जन्म में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जैसे ही फू यांगे को इस घटना की खबर मिली, वो तुरंत यहाँ आ गया था और उसने अपनी आंखों से मुझे सांपों को जन्म देते हुए देखा था। नहीं, सम्राट ये सब नहीं देख सकते। जल्दी इन काले सांपों को छिपा दो। मेरे आदेश सुनते ही दासियां घबरा गईं, लेकिन अगले ही पल वे सांपों को छिपाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और ऊपर से फू यांगे की ठंडी सख्त आवाज गूंज उठी, महारानी आपने अभी बच्चों को जन्म दिया है। आप बिस्तर पर आराम करने के बजाय यहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ आखिर हुआ क्या है? सम्राट ने पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कहीं भी नवजात बच्चे दिखाई नहीं दिए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरा राजकुमार और राजकुमारी कहाँ है? मैं तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। महाराज कृपया मुझे न्याय दिलाइए, मेरे बच्चों को किसी ने चुरा लिया है। तभी एक आवाज गूंजी, उन्हें किसी ने नहीं चुराया, महारानी झूठ बोल रही है। एक दाई कांपते हुए आगे आई। उसने सिर झुकाया, मेरी ओर डरी हुई नजर से देखा, फिर सम्राट के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महाराज मैं महारानी की प्रसूति कराने वाली दाई हूँ, मैं उनसे झूठ बोलते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे अविश्वास से घूरने लगी। वो तो मेरी माँ की सबसे भरोसेमंद सेविका थी। उसी ने उसे मेरी देखभाल के लिए भेजा था। फिर सबसे अहम पल पर उसने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? सम्राट ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम ही दाई थी? तो सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? बूढ़ी दाई जमीन पर सिर झुकाकर बोली, महाराज महारानी ने इंसानी बच्चों को नहीं बल्कि छोटे छोटे काले सांपों के एक पूरे झुंड को जन्म दिया है। मैंने उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाला था। महारानी इसलिए कह रही हैं कि बच्चे चोरी हो गए क्योंकि उन्हें अपने अपराध की सजा का डर है, लेकिन मैं सम्राट से झूठ बोलने का पाप कभी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही सम्राट का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। मैं रोती हुई उनके पैरों से लिपट गई। महाराज मेरी बात पर विश्वास कीजिए। लेकिन उन्होंने मुझे बेरहमी से धक्का देकर दूर कर दिया और मेरी ओर दोबारा देखा तक नहीं। उन्होंने आदेश दिया, जो 2 दाइयां बेहोश पड़ी हैं उन पर पानी डालकर होश में लाओ। थोड़ी ही देर बाद तीनों दाइयों से अलग अलग पूछताछ की गई, लेकिन तीनों का जवाब एक जैसा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, महारानी ने सचमुच छोटे छोटे काले सांपों को जन्म दिया था। वहाँ कोई इंसानी बच्चा नहीं था। तीनों की गवाही बिल्कुल एक जैसी थी। यहाँ तक कि मेरी निजी दासी ने भी वही बात दोहरा दी। सम्राट ने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा, मानो वो मेरे हर शब्द को परख रहे हो। फिर उन्होंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, महारानी तुमने पूरे 10 महीने तक गर्भ धारण किया था, आखिर तुमने जन्म किसे दिया? मैं पूरी ताकत से चीख उठी, नहीं ये झूठ है। महाराज क्या आपको याद नहीं, जब मैं गर्भवती थी तब न जाने कितने लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की थी। वे कभी नहीं चाहते थे कि मैं सुरक्षित बच्चे को जन्म दूं। मैं एक इंसान हूँ और आप भी इंसान हैं, तो फिर मैं जानवरों के बच्चों या काले सांपों के झुंड को कैसे जन्म दे सकती हूँ? मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फू यांग या शाही सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न दया। तभी उसके साथ आई कंसोर्ट शू सोंग यूनी मेरे पास आई और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, बहन मैंने सुना है कि तुम मियाओ प्रदेश से हो। मियाओ की औरतें काले जादू में सबसे माहिर होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट की कृपा पाने के लिए तुमने अपने ही गर्भ में पल रहे बच्चों की बलि दे दी? कितना अफसोस, तुम्हारे गर्भ में तो एक बेटा और एक बेटी थे, लेकिन तुम्हारी बलि के कारण वे बदसूरत काले सांपों के झुंड में बदल गए। मैंने ठंडी नजरों से सोंग यूनी को देखा। पिछले जन्म में भी उसने यही बात कही थी। शुरुआत में सम्राट को इस पर विश्वास नहीं हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि मैंने काले सांपों के झुंड को जन्म दिया है, लेकिन सोंग यूनी की यही बातें फू यांग या के मन में मियाओ जादू का डर फिर से जगा गई थी और उसी डर ने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया था। आज फिर वही शब्द सुनकर फू यांग या ने अचानक मेरी ओर देखा। हुआ जिन्युए, तुम सचमुच मियाओ प्रदेश की हो? क्या कंसोर्ट शू की बात सही है? क्या तुमने मियाओ का काला जादू इस्तेमाल किया? नहीं। मैं तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। अपनी घबराहट को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मामले में जरूर कोई गहरी साजिश है। किसी ने मेरे बच्चों को बदल दिया है, किसी ने उन्हें मुझसे छिपा दिया है। मैंने खुद को शांत रखते हुए वे सारी बातें बतानी शुरू की जो मैंने पहले से सोच रखी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, तभी खोजा झाओ एक मियाओ पुजारी को लेकर अंदर आया। महाराज
मैं मियाओ कबीले का महान पुजारी हूँ। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मियाओ प्रदेश में सचमुच ऐसे काले जादू का अस्तित्व है। ये सुनते ही फू यांग या का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने कठोर आवाज में आदेश दिया, सिपाहियों, कंसोर्ट यू को तुरंत बाहर ले जाओ। उसे 3 फुट सफेद रेशमी फंदा देकर मृत्यु दंड दिया जाए। मुझे घसीटकर बाहर ले जाया जा रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं जोर से चिल्लाई, मैं निर्दोष हूँ। अब मुझे समझ आ गया है कि असली साजिश क्या है। मेरी बात सुनकर फू यांग या ने तुरंत हाथ उठाकर सैनिकों को रोक दिया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तो बताओ तुम्हारे साथ आखिर क्या अन्याय हुआ है। 5 साल तक महल में रहने के कारण मैं फू यांग या के हर हाव भाव को अच्छी तरह समझती थी। इस समय उसके चेहरे को देखकर साफ था कि वो बेहद क्रोधित था। लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने पहले अपना धैर्य खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने सिर उठाया और मासूमियत भरी नजरों से उसकी ओर देखा। महाराज, पिछले कई महीनों से शाही वैद्यों ने नियमित रूप से मेरी जांच की है। उनके सभी अभिलेख इस बात के गवाह हैं कि मेरे गर्भ में पल रहे दोनों शिशु पूरी तरह स्वस्थ और सामान्य थे। मैं काले सांपों के पूरे झुंड को कैसे जन्म दे सकती थी। महामहिम, कृपया लान युए महल को तुरंत सील करवा दीजिए और उसकी पूरी तलाशी लीजिए। एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चों को किसी ने बुरी नीयत से छिपा दिया है। मेरी ये बेबस हालत देखकर फू यांग ये हमेशा पिघल जाया करता था। मुझे नहीं पता था कि इस बार वो मेरी बात पर विश्वास करेगा या नहीं, लेकिन मेरे पास दांव खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर आज मैंने सच के लिए लड़ाई नहीं लड़ी तो मेरी पिछली जिंदगी की वही दुखद कहानी फिर दोहराई जाएगी। और इस बार मैं बेगुनाह होकर मरना नहीं चाहती थी, नहीं अपने पूरे परिवार को अपने साथ मौत के मुंह में धकेलना चाहती थी। महाराज, मेरे पास आपसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। नहीं मैं अपनी जान और अपने पूरे परिवार की किस्मत दांव पर लगाऊंगी। अगर सच साबित न हो सके तो मैं स्वयं अपना पद छोड़ दूंगी और जीवन भर किसी मठ में रहकर अपने बाकी दिन बिता दूंगी। कम से कम इतने वर्षों से आपने जो मुझ पर स्नेह बरसाया है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। फू यांग ये ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाया। महारानी युए की बात में दम है। सैनिकों, तुरंत लान युए महल को सील करो। महल का कोना कोना छान मारा गया। बिस्तरों के नीचे तक तलाश की गई, लेकिन बच्चों का कहीं कोई निशान नहीं मिला। पूरे शाही महल की तलाशी लो। महाराज ने गुस्से में आदेश दिया। फू यांग या का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। हुआ जिन्युआन, अब तुम्हारे पास अपने बचाव में क्या कहने को बचा है। मैंने घबरा कर कहा, महाराज, मुझे यकीन है कि कहीं न कहीं कोई जगह छूट गई है। जरूर हमने कुछ नजरअंदाज कर दिया है। उनकी आंखों में अब शक और अधैर्य साफ दिखाई देने लगा। तभी कंसोर्ट शू सॉन्ग यून व्यंग्य से मुस्कुराई, बहन, अब आखिरी सांस तक झूठ बोलना छोड़ भी दो, चाहे पूरा महल उलट पुलट कर दिया जाए। इससे ये सच नहीं बदलेगा कि तुम्हारी गर्भावस्था सिर्फ एक धोखा थी। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, यहाँ कौन नहीं जानता कि महाराज तो जन्म से ही संतान पैदा करने में असमर्थ है। अगर तुम्हें उनका प्रेम चाहिए था तो कम से कम इतनी बड़ी चाल तो मत चलती। मैंने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। कई साल पहले युद्ध के मैदान में एक तीर फू यांग या की कमर के नीचे जा लगा था। तभी से पूरे साम्राज्य में यही अफवाह फैल गई थी कि सम्राट कभी पिता नहीं बन सकते। हरम में अनगिनत रानियां थीं, फिर भी आज तक किसी ने संतान को जन्म नहीं दिया था। लेकिन मुझे ये बात हमेशा अजीब लगती थी, क्योंकि हर रात जब महाराज मेरे साथ होते उनमें किसी भी तरह की कमजोरी दिखाई नहीं देती थी। मुझे पूरा यकीन था मैं सचमुच गर्भवती थी। मैंने तो हमेशा यही समझा था कि ये 5 वर्षों के उनके प्रेम का फल है। लेकिन आज पहली बार मैंने इस बात को दूसरी नजर से सोचना शुरू किया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर फू यांग या की ओर देखा। जैसा मैंने सोचा था, उनका चेहरा गुस्से और शक से भरा हुआ था। फिर मेरी नजर धीरे धीरे कंसोर्ट शू सॉन्ग यून की उस घमंडी मुस्कान पर जा टिकी। मैंने शांत स्वर में कहा, कंसोर्ट शू, आपको इतनी जल्दी किस बात की है। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हुआ जिन्युआन, कैसी बकवास कर रही हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं घबरा रही हूँ। मुझे तो बस इतना पता है कि तुमने महाराज को धोखा दिया है, झूठी गर्भावस्था का नाटक करके उनका प्रेम पाने की कोशिश की है। लेकिन बस उसी एक पल में मेरा सारा डर और घबराहट गायब हो गया। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था इस पूरे षड्यंत्र के पीछे वही थी। मैं धीरे धीरे मुस्कुराई और अपनी नजरें फू यांग या पर टिकाई। महाराज, अब मुझे सब समझ आ गया है। मुझे पता चल गया है कि मेरे बच्चों की अदला बदली किसने की थी। झूठ। सॉन्ग यून गुस्से से बोली, हुआ जिनुआ, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है, फिर भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। क्या अभी तुम महाराज को धोखा देना चाहती हो। इतनी दाइयां और लान युए महल के सभी नौकरों ने अपनी आंखों से देखा था। तुमने इंसानी बच्चों को नहीं बल्कि काले सांपों के एक पूरे झुंड को जन्म दिया था। ये तुम्हारे काले जादू का नतीजा है। क्या तुम किसी और को भी अपने साथ फंसाना चाहती हो। मैं हल्के से मुस्कुराई। मेरे मियाओ कबीले के जादू टोने के बारे में इतनी जानकारी किसी बाहरी इंसान को नहीं हो सकती। ये ज्ञान तो सिर्फ हमारे अपने लोगों के पास होता है। तो क्या हुआ अगर मैं मियाओ कबीले की हूँ। लेकिन आखिर मैं अकेली नहीं हूँ जो मियाओ जादू जानती है। जिस किसी की रगों में किसी मियाओ स्त्री का खून बहता है वो भी श्राप और काला जादू इस्तेमाल कर सकता है। मैंने सीधा सॉन्ग यून की ओर देखा। सॉन्ग यून, मुझे शक है कि मेरे खिलाफ मियाओ जादू का इस्तेमाल करने वाली तुम ही हो। बकवास। सॉन्ग यून का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। वो घबराकर तुरंत सम्राट फू यांग्यान की ओर मुड़ी। महाराज, कृपया कॉन्सर्ट यू की झूठी बातों पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन फू यांग्यान ने उसे बीच में ही रोक दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनकी ठंडी निगाहें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। कॉन्सर्ट यू, अगर तुम्हारे पास और कुछ कहना है तो कहो। मैंने झुककर महाराज को प्रणाम किया। महाराज, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कौन था और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि मेरी निजी दासी और लान युए महल के सभी लोग रिश्वत लेकर मेरे साथ विश्वासघात कर चुके हैं। मैंने धीरे से सिर घुमाया और ठंडी नजरों से होंगशू की तरफ देखा। क्यों होंगशू, क्या मैं गलत कह रही हूँ। होंगशू एक पल के लिए जड़ हो गई, फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी। लेकिन उसने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। मालकिन, मैं बचपन से आपके साथ हूँ। मैं वही दासी हूँ जो आपके मायके से दहेज के साथ आपके साथ इस महल में आई थी। मैं हमेशा आपकी वफादार रही हूँ। मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ। उसकी आंखों के कोने में अब भी एक आंसू चमक रहा था। वो इतनी मासूम लग रही थी और यही मासूमियत पहले मुझे पूरी तरह धोखा दे चुकी थी। पहले मैं भी उस पर विश्वास करती थी, लेकिन इस बार उसने अपने पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ दिए थे। या यूं कहूं, जब मैं गर्भवती थी तभी होंगशू ने कई बार अपनी गलतियां जाहिर कर दी थी। बस उस समय मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा लान युए महल इतनी कड़ी सुरक्षा में रहता है, फिर इतने जहरीले सामान और श्राप वाली चीजें मेरे कमरे तक कैसे पहुंच जाती थी। कोई बाहरी व्यक्ति अंदर घुस ही नहीं सकता था। फिर भी वे बार बार मेरे बेहद करीब पहुंच जाती थी। हर बार मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई बहाना बना देती थी। सोचती थी इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब मुझे पूरी सच्चाई समझ आ चुकी है। होंगशू, तुम ही थी जिसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर मेरे राजकुमार और राजकुमारी की अदला बदली की। इतना कहते ही मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मैंने अपनी उंगली सीधे उसकी ओर उठाई।
सच तुरंत कबूल करो। राजकुमार और राजकुमारी आखिर कहाँ हैं? होंगशू घबरा गई। वो धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी। महारानी, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मैं निर्दोष हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा बेबुनियाद इल्जाम कभी नहीं सहूंगी। मरने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैंने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन से एक खंजर निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। अगर तुम्हारा ज़मीर साफ है तो अभी इसी वक्त अपनी बेगुनाही साबित कर दो। होंगशू की आंखों में डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कांपते हुए उसने खंजर उठा लिया, लेकिन वो खुद पर वार नहीं कर सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महारानी, महारानी, ये सब मेरी गलती है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकी। अभी सच नहीं बताओगी? होंगशू ने सिर हिला दिया। उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। होंगशू बोल नहीं सकती। अचानक उसने जमीन से खंजर उठाया और सबके सामने अपनी ही जीभ काट ली। चारों ओर खून बिखर गया। महल में चीख पुकार मच गई। होंगशू खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। मैं अनायास ही भौहें सिकोड़ बैठी। होंगशू, क्या वो इंसान सच में तुम्हारी इतनी वफादारी के लायक है? अपनी जीभ काट लेने के बाद भी तुम उसका नाम बताने को तैयार नहीं हो? मैंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। पास खड़ी कंसोर्ट शुए ने भय से अपना मुंह ढक लिया। उसे सामान्य होने में काफी समय लगा। हुआंग जिन्यू, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमने अपनी ही दासी को हमेशा के लिए गूंगा बना दिया। ऐसा कौन सा पाप है जो तुम नहीं कर सकती? मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। मेरी आंखों में दया की हल्की झलक थी। इसे यहाँ से ले जाओ। आज से होंगशू के साथ मेरी वर्षों पुरानी मित्रता समाप्त होती है। कंसोर्ट शू ने व्यंग्य से कहा, कंसोर्ट यू, अब समय बर्बाद मत करो। इतना लंबा नाटक सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि सम्राट की सजा से बच सको। स्पष्ट है कि सबसे पहले तुमने ही मियाओ काले जादू का इस्तेमाल करके सम्राट के राजकुमार और राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया। इस अपराध के लिए तुम्हारी एक जान भी कम है। मैंने सम्राट की ओर देखकर कहा, महाराज, आपने देखा, मैं अभी तक मरी भी नहीं हूँ और कुछ लोग पहले से ही इतनी बेचैनी दिखाने लगे हैं। ये सुनकर फूल यांग्या ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर सॉन्ग यूनिंग की ओर देखा। कंसोर्ट शू, आज तुम्हें इतनी बातें क्यों सूझ रही हैं? सॉन्ग यूनिंग धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, मुझे तो बस नवजात राजकुमार और राजकुमारी पर दया आ रही है। उनका जन्म इतने अशुभ संकेतों के साथ हुआ और वे अभिशप्त बन गए। मुझे बचपन से ही बच्चों से बहुत प्रेम है। भले ही मुझे अपने बच्चे का सुख न मिला हो, लेकिन मैं ऐसी दुष्ट स्त्री को मासूम बच्चों का जीवन बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। मैं आपसे विनती करती हूँ, महाराज, कृपया कंसोर्ट यू को तुरंत मृत्युदंड दें ताकि पूरे हरम के लिए ये एक सबक बन जाए। मैं अचानक जोर जोर से हंसने लगी। सॉन्ग यूनिंग चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गई हो? हंस क्यों रही हो? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं उन लोगों पर हंस रही हूँ जो अपनी औकात भूल गए हैं। हरम में इतना बड़ा षड्यंत्र रचने की हिम्मत कर बैठे। क्या सच में उन्हें लगता है कि सम्राट इतने अंधे हैं कि सच्चाई नहीं देख पाएंगे? इतना कहकर मैंने फूल यान्या की ओर देखा। महाराज, आपने भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर महसूस की होगी, है ना? मेरे चांदनी महल में लंबे समय से एक भी भरोसेमंद व्यक्ति नहीं बचा है। इस समय सबसे जरूरी बात मेरे तथाकथित अपराधों की जांच नहीं, बल्कि राजकुमार और राजकुमारी को जल्द से जल्द ढूंढना है। सॉन्ग यूनिंग फिर व्यंग्य से हंसी। हुआ जिन्युए, तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही? अगर तुम्हारी निजी दासी होंगशू सचमुच खरीदी गई थी तो क्या बाकी सभी नौकर भी बिक गए थे? क्या सबके सब अंधे थे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, वे सब खरीदे जा चुके थे। सॉन्ग यूनिंग ने अविश्वास से सिर हिलाया। मजाक मत करो। पूरे हरम को पता है कि कंसोर्ट शुए सम्राट की सबसे प्रिय रानी है। तुम्हें नाराज करके किसी को क्या फायदा होगा? और आखिर किसके पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे पूरे महल के लोगों को खरीद सके? मैंने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पूरा हरम जानता था कि कंसोर्ट शुए के महल में आने के 3 सालों से ही वो और मैं कट्टर दुश्मन थी। उसका चेहरा मुझसे लगभग 50% मिलता था। जिसने भी हमें साथ देखा अक्सर यही समझता कि हम सगी बहनें हैं, लेकिन मैं हुआ परिवार की बेटी थी और वो सोंग परिवार की। हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं था। इसी वजह से हरम में एक अफवाह फैल गई कि सम्राट ने सॉन्ग यूनिंग को महल में इसलिए लाया क्योंकि वो उन्हें मेरी परछाई जैसी लगी। संयोग से उसके महल में आने के समय मेरी और फू यांग्या की एक शाही दावत को लेकर लड़ाई हो गई थी। हम कई दिनों तक एक दूसरे से नाराज रहे। तभी से कंसोर्ट शू मुझे हर बात में आंखों की किरकिरी समझने लगी। वो हर छोटी बड़ी बात पर मुझसे झगड़ा करती। छोटी नोकझोंक तो रोज होती और हर 5 दिन में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता। मैंने सोचा था कि बच्चों की अदला बदली जैसे गंभीर मामले में, क्योंकि वो खुलकर मेरा विरोध कर रही है, इसलिए वो सीधे इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन मैंने उसकी हिम्मत को कम आंका और उससे भी ज्यादा उसके पीछे खड़ी ताकत को। सॉन्ग यूनिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से से कहा, हुआ जिन्युए, दवा गलत खा सकती हो, लेकिन जुबान से गलत बात मत कहो। अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे क्यों घसीट रही हो? पूरा हरम देख रहा है। तुम्हारी दासी होंगशू ने अपनी आवाज खुद खो दी। अब वो कभी बोल नहीं पाएगी। इसमें मेरा क्या दोष? क्या मैंने उसे रिश्वत दी थी? और फिर पूरे हरम को पता है कि हमारी कभी नहीं बनी। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो क्या इतनी मूर्ख होती कि खुद पर शक आने वाला काम सीधे सीधे करती? क्या ये अपने ही चेहरे पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? मैं चुपचाप उसे घबराते हुए देखती रही। उसके बोलने के बाद ही मैंने धीरे से कहा, शू कंसोर्ट, शुरुआत में मुझे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। तुम मुझे गिरते हुए देखने के लिए इतनी बेताब थी। इस साजिश का नतीजा जल्दी से जल्दी पाना चाहती थी, या फिर मेरे राजकुमार और राजकुमारी को अपने नाम से अपनाने की इतनी जल्दी थी कि तुमसे गलती हो गई। लेकिन याद रखो, जल्दबाजी हमेशा नुकसान कराती है। तुम्हारी यही जल्दी अब तुम्हारे खिलाफ जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसके बालों के गहने तक कांपने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। हुआ जिन्युए, गलती तूने की है, अब मुझे भी अपने साथ मत डुबो। मैंने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। मैं धीरे धीरे उठी और अपनी नजरें भीड़ पर घुमाते हुए बोली, सॉन्ग यूनिंग, अभी तुम पूछ रही थी कि लान्युए महल के सभी लोगों को रिश्वत देने की ताकत किसके पास हो सकती है, क्योंकि वो इंसान शुरू से ही मेरा अपना था। मेरी ये बात सुनते ही पूरे महल में हलचल मच गई। अपना इंसान? आखिर कौन हो सकता है? महारानी हमेशा हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी, फिर कोई उनका विश्वास कैसे तोड़ सकता है? अब तो साफ लग रहा है कि महारानी को फंसाया गया है। लोगों की फुसफुसाहट सुनते हुए मैंने ठंडी नजरों से महल के दरवाजे की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, माँ, इतना लंबा तमाशा देखने के बाद भी क्या आप बाहर नहीं आएंगी? शुरुआत में मैं भी समझ नहीं पाई थी। होंगशू बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई थी। उसे कभी खाने पीने या कपड़ों की कमी नहीं रही। उसकी जिंदगी किसी अमीर घर की बेटी से कम नहीं थी। फिर उसने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? बाद में मुझे सच समझ आया, उसकी असली मालकिन मैं कभी थी ही नहीं। वो शुरू से ही मेरी माँ के लिए काम कर रही थी। मेरी बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या तुम कहना चाहती हो कि पूरे लान्युए महल को रिश्वत देने वाली मैडम हुआ थी? उसी समय कंसोर्ट शुए व्यंग्य से हंस पड़ी। बहन, तुम्हारी बातें अब हद से ज्यादा बेतुकी होती जा रही हैं। हरम में किसी पर भी शक कर सकती हो, लेकिन अपनी ही माँ पर आरोप लगाना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? या फिर तुम्हें पहले से पता है कि तुम दोषी हो, इसलिए समय निकालने के लिए ये नया नाटक कर रही हो? सॉन्ग यूनिंग ने भी राहत की एक लंबी सांस ली और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाने लगी। लेकिन मेरा पूरा ध्यान महल के बाहर हो रही हलचल पर था। मैंने फिर दरवाजे की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मुझे पता है कि आप वहीं हैं। अब छिपने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाइए। मेरी बात खत्म होते ही महल के बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। अगले ही पल एक शाही और गरिमामयी महिला अंदर आई। वो कोई और नहीं
बल्कि लेडी हुआ थी, वही माँ जिन्होंने बचपन से मेरा पालन पोषण किया था। उन्होंने अंदर आते ही गुस्से से कहा, हुआ जिन्युए, ये कैसी बकवास कर रही हो? चाहे दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। अगर दूसरे लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाए तब भी मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। क्या मैं कभी तुम्हारा बुरा चाहूंगी? क्या ये पागल हो गई है? सम्राट के सामने ऐसी बकवास करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? लेडी हुआ को लगा कि मैं उनकी घबराहट नहीं देख पा रही हूँ। उन्हें लगा कि नेक बनने का नाटक करके वे अपने ऊपर से शक हटा देंगी, लेकिन मैंने ठंडे भाव से अपना हाथ उनसे छुड़ा लिया। माँ, मेरा सिर्फ एक सवाल है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी डिलीवरी के लिए अपने सबसे भरोसेमंद लोगों और दाइयों को भेजिए। फिर उन सबने क्यों कहा कि मैंने छोटे छोटे काले सांपों के झुंड को जन्म दिया? क्या सच में मैंने उन्हीं को जन्म दिया था? कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। लेडी हुआ का चेहरा उतर गया, लेकिन उन्होंने मजबूरी में सिर झुका लिया। शाओया, ये हमारी किस्मत का दोष है। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सम्राट के सामने घुटनों के बल झुकाने की कोशिश की। महाराज, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ दिया। यूया ने आपका प्यार पाने की चाह में ये सब किया। इसी वजह से उसने पूरे परिवार को बदनाम कर दिया। उसने मियाओ जादू टोने का इस्तेमाल किया। हमारे परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारे परिवार की वर्षों की सेवा का ख्याल रखकर हम पर दया कीजिए। देखिए, यही मेरी माँ है। मेरी डिलीवरी से पहले इन्होंने बार बार वादा किया था कि सब कुछ सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा था कि सब कुछ उनकी निगरानी में होगा, लेकिन जैसे ही मुसीबत आई, मेरे कुछ कहने से पहले ही सबसे पहले इन्होंने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए न प्यार था न दया, बस एक अजीब सी खुशी थी। मुझे मौत की सजा मिलते देखने की खुशी। मैंने कुछ देर तक उन्हें चुपचाप देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दी, लेकिन मैं घुटनों पर नहीं बैठी। मैं सीधे मुड़ी और फूलियानिया के पास चली गई। मैंने उनका हाथ थाम लिया। महाराज, अब जाल समेटने का समय आ गया है। शाही सैनिकों को आदेश दीजिए कि राजकुमार और राजकुमारी को यहाँ ले आए। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर कोई सन्न रह गया। ये कैसे हो सकता है? कुछ ही देर बाद शाही सैनिक जुड़वा बच्चों को लेकर आ गए। एक बच्चा अपनी उंगली चूस रहा था, जबकि दूसरा बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। कंसोर्ट शू सॉन्ग यून और मेरी माँ लेडी हुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो मैं पहले से ही सब पता था। मैं हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, अगर मैं इतनी चालाक न होती तो आज अपनी ही माँ के हाथों मारी जा चुकी होती। तभी उन दोनों को समझ आया कि आखिर हुआ क्या था। ये पूरा घटनाक्रम दरअसल सम्राट और मेरे द्वारा रचा गया एक बहुत बड़ा नाटक था। लेडी हुआ और सॉन्ग यून को पूरा यकीन था कि उनकी योजना बिल्कुल सफल हो गई है। उन्होंने मेरे राजकुमार और राजकुमारी की अदला बदली करके उनकी जगह काले सांपों का झुंड रख दिया था और असली बच्चों को ठंडे महल के एक सुनसान कोने में छिपा दिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लॉन्ग यूए पैलेस की खुली सुरक्षा के लिए भेजे गए शाही सैनिकों के अलावा सम्राट ने एक गुप्त दस्ते को भी तैनात किया था, जो हर पल उन पर नजर रख रहा था। जिस क्षण उन्होंने मेरे बच्चों की अदला बदली की, हमने उन्हें रोका नहीं, बल्कि हमने जानबूझकर राजकुमार और राजकुमारी को अपने साथ ले लिया, ताकि इस पूरी साजिश के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब किया जा सके। फू यांगे ने मुस्कुराते हुए राजकुमार को अपनी गोद में उठा लिया, जबकि मैंने राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने मेरी कमर थामकर मुझे अपने करीब खींच लिया और बोला, मेरी प्रिया, तुमने बहुत कष्ट सहा है। अभी अभी तुमने बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद भी तुम्हें इनके साथ ये पूरा नाटक करना पड़ा। अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया, सिपाहियों, इन दोनों दुष्ट औरतों को तुरंत गिरफ्तार कर लो। सॉन्ग यूनिंग ने कभी नहीं सोचा था कि बच्चे पहले ही हमारी सुरक्षा में पहुंच चुके हैं। अब वो पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो चीखते हुए बोली, हुआ जिन्नुओ, तुम कितनी चालाक निकली। तो ये सब तुम्हारी पहले से बनाई हुई योजना थी। मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। ये सब उसी जहरीली औरत हुआ जिन्नुओ की चाल है। वही मेरी माँ अपेक्षाकृत शांत थी। उसने अपनी आंखों की नफरत को छिपाते हुए मासूम बनने का नाटक किया। वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारी माँ हूँ। किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। मैं भला किसी पराये के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम मेरी सगी बेटी हो। मैं अपने होठों पर आई तिरस्कार भरी मुस्कान रोक नहीं पाई। माँ, इतनी सच्चाई सामने आने के बाद भी आप यही झूठ बोल रही हैं? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे शुरू से ही पता था कि बच्चों की अदला बदली की गई है। मुझे सब कुछ मालूम था। दाइयों ने ये काम इतनी सफाई से किया और इतनी बेहतरीन एक्टिंग भी की, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि वे सभी आपकी ही भेजी हुई थी। मेरी माँ तुरंत बोली, बेवकूफ मत बनो, तुम मेरी सगी बेटी हो, मेरी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और का साथ क्यों दूंगी? ये कहते हुए लेडी हुआ जोर जोर से रोने लगी। उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था कि कोई भी उस पर विश्वास कर ले। मैंने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ। मेरी आवाज पूरे मानवीय महल में गूंज उठी। मेरी तुलना में आपने हमेशा अपनी दूसरी बेटी को चुना। मैंने घसीट कर ले जाई जा रही कंसोर्ट शू सॉन्ग यूनिंग की ओर देखा और कहा, और तुम सॉन्ग यूनिंग, तुम सॉन्ग परिवार की असली बेटी हो ही नहीं, है ना? या यूं कहूँ, तुम्हारी असली माँ मेरी ही माँ है। मेरे इतना कहते ही लेडी हुआ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पूरा दरबार हैरानी से सन्न रह गया, लेकिन मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। मेरी माँ ने ये सारी साजिश सिर्फ इसलिए रची थी ताकि अपनी असली बेटी सॉन्ग यूनिंग के लिए रास्ता साफ कर सके। जब मुझे पहली बार ये सच पता चला था, मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। आज भी इस बात को जुबान पर लाते हुए मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठता है। मैं धीरे धीरे नीचे झुकी और जमीन पर गिरी हुई उस कुलीन महिला की आंखों में सीधे देखते हुए उसे घूरने लगी। मेरा चेहरा शांत था। माँ, पहले मुझे एक बात कभी समझ नहीं आती थी। सॉन्ग यूनिंग और मैं सगी बहनें नहीं हैं, फिर भी हम दोनों इतने एक जैसे क्यों दिखते हैं? लेकिन फिर मैंने एक गुरुजी को कहते सुना था, एक ही माँ के खून से जन्मी बेटियां हमेशा एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। उसी एक बात ने मेरी आंखें खोल दी। अपनी प्यारी बेटी के लिए रास्ता साफ करने के लिए आपने कितनी दूर तक जाने में भी हिचकिचाहट नहीं की। आपने बड़ी चालाकी से मेरे बच्चों को उसकी संतान बनाकर पेश करने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, आपने ये भयानक झूठ भी फैला दिया कि मैंने सांपों के पूरे झुंड को जन्म दिया है। लेकिन क्या आपको पता था कि आपकी इसी साजिश की वजह से पूरा हुआ परिवार बर्बाद हो जाएगा? ये सुनते ही लेडी हुआ ने अपना ढोंग छोड़ दिया। उसने सिर पीछे झटककर जोर से ठहाका लगाया। उसकी हंसी तीखी और डरावनी थी। हुआ परिवार का यही अंजाम होना चाहिए। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम्हें अभिनय करते देख मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम पूरी सच्चाई समझ जाओगी। मैंने तुम्हें कम आंका था। अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। जो करना है करो, चाहे मुझे मार डालो या जिंदा छोड़ दो। मैंने दया भरी नजरों से उसकी ओर देखा। माँ, मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। मैं सिर्फ एक जवाब जानना चाहती थी। क्यों? लेडी हुआ कड़वी हंसी हंसी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता से कभी प्यार ही नहीं किया। अगर वो बीच में ना आते तो मैं बहुत पहले ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई होती। वही मेरी असली जिंदगी थी। लेकिन तुम्हारे पिता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जबरन अपना बना लिया। मैंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब भी उन्हें मौका नहीं मिलता था, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्रेमी से मिलने चली जाती थी। चाहे समाज मुझे जिंदा ही मौत की सजा क्यों न दे देता, मैं फिर भी यूनिंग को जन्म देने के लिए तैयार थी। मैंने और सॉन्ग परिवार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि आखिरकार यूनिंग महल तक पहुंच सके। फिर क्यों मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे नीचे रहे? महल में भी उसे तुम्हारी अधीनस्थ बनकर क्यों जीना पड़े? लेडी हुआ को गुस्से से दांत पीसते देख मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे हमेशा उनके साथ एक अजीब सी दूरी क्यों महसूस होती थी। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, उनके दिल की गर्माहट कभी हासिल नहीं कर सकी। बचपन में कई बार मुझे लगता था
था कि शायद मैं उनकी सगी बेटी ही नहीं हूँ, लेकिन अब सच्चाई सामने थी। मैं सचमुच मैडम हुआ की ही जैविक बेटी थी। फिर भी उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि वे मुझसे नफरत करती थी। मैं लंबे समय तक खामोश रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस समय सम्राट ने मुझे दिलासा देने की हर संभव कोशिश की। मुझे मुस्कुराने के लिए वे खुद महल से बाहर जाते और मेरे लिए तरह तरह के खिलौने और छोटी छोटी सुंदर चीजें लाकर देते। उन्होंने मुझे अपने पास खींचते हुए कहा, मेरी प्यारी यूएर, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करती है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज से मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ। उनके सारे साथी भी इस साजिश में शामिल थे। इस बार मुझे पहले ही शक हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पहले से ही मदद मांग ली थी। मैंने न जाने कितनी बार मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए, कोई गलती न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी माँ आज भी मेरी नजरों में वही दयालु और स्नेही माँ बनी रहती। लेकिन वे लोग मुझे रास्ते से हटाकर लेडी सॉन्ग को महारानी बनाना चाहते थे। वे इतनी जल्दी में थे कि मेरे खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सके। अगर होंग बाई और उसके साथियों से छोटी सी गलती न हुई होती तो शायद मैं अपने पिछले जन्म की वही दर्दनाक गलती दोबारा दोहरा बैठती। खुशकिस्मती से मैं पहले से सतर्क थी। मैंने फू यांग्या से पहले ही शाही रक्षकों को तैयार रहने के लिए कह दिया था, वरना उन लोगों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना लगभग नामुमकिन होता। इस पूरी उथल पुथल के बाद मैं हरम की सबसे भाग्यशाली स्त्री बन गई। मैंने सुंदर सम्राट फू यांग्या को एक साथ जुड़वा संतान, एक राजकुमार और एक राजकुमारी को जन्म दिया। अब तो दरबार के सभी अधिकारी भी मेरा सम्मान करने लगे थे। एक दिन फू यांग्या ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि महल में तुम्हारे बांझ होने की अफवाह क्यों फैली थी? मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी दूसरी स्त्री को छूना ही नहीं चाहता था। उनकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई। क्या तो ये सब आपने जानबूझकर किया था? मैंने अविश्वास से पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हें ठंडे महल में भेजना भी मेरी योजना का हिस्सा था। तुम उस समय बहुत ज्यादा प्रिय बन चुकी थी। मुझे डर था कि दूसरी रानियां तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए मैंने सबके सामने दिखावे के लिए तुम्हें ठंडे महल भेज दिया, ताकि दुश्मनों की नजर तुम पर कम हो जाए। उस दिन मुझे आखिरकार उनकी हर योजना की सच्चाई समझ आ गई और इन सभी वर्षों में फू यांग्या ने कभी किसी दूसरी रानी के महल में रात नहीं। ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।
ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।